Hello students of class 10th. Now let's move on to part number 2 of our chapter power sharing. तो बेटा हमने जहाँ पे इस फर्स्ट पार्ट को एंड करा तो वहीं से सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। हमने बेल्जियम के बारे में बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन देखी थी, ठीक है। 59%, 40%, 1%, 3 पार्ट में बेल्जियम की 100% पॉपुलेशन को डिवाइड किया था। होपफुली आप लोगों को सब याद होगा, है ना। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ बेटा। तो 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे। लैंग्वेज कौन सी स्पीक करते थे? डच लैंग्वेज बोलते थे। 40% लोग वलोनिया रीजन में रहते थे एंड स्पीक्स द फ्रेंच लैंग्वेज, एंड रिमेनिंग 1% पीपल स्पीक्स द जर्मन लैंग्वेज। कितनी बात हमने करी। जो कैपिटल थी बेल्जियम की उसका नाम क्या था? ब्रुसेल्स, ठीक है। कैपिटल का नाम क्या था? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे। और हमने आगे बात की थी कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी देश में तो माइनॉरिटीज़ में है, माइनॉरिटी मतलब कम है ना। लेकिन यही कम्युनिटी बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में आके मेजोरिटी में हो जाती है। देन सेकंड थिंग कि जो ये फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है ये रिच और पावरफुल है, ताकतवर है, अमीर है ना। तो देखिए कम तो है, फ्रेंच बोलने वाले लोग कम है ना। बेल्जियम में 40% लोग ही फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन वो रिच हैं, अमीर हैं और पावरफुल भी हैं। बड़े बड़े उनके पास पोस्ट हैं, अधिकारी मंत्री सरकार में वही है ना। तो पावरफुल हैं वो, है ना। कैपिटल की बात आपको ध्यान रखनी, 80-20 है वहाँ पे हिसाब, वहाँ ना 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं। नाउ अब देखिए बात ये आती है, अब हम इसकी शुरुआत करते हैं क्या अब हो सकता है ना। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, नाइनटीन फिफ्टी से लेकर 1960 लगभग जो 10 साल रहे, है ना। इससे सोशल डिस्पैरिटी की वजह से जो सोशल डिफरेंसेस आ रहे हैं फ्रेंच और डच अलग, जैसे जाति और धर्म के नाम पर, कास्ट रिलीजन के नाम पर किसी भी कंट्री में लड़ाई झगड़े होते हैं, वैसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं बोलेंगे हम, लड़ाई झगड़े तो अभी नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे एक आशंका आने लगी कि कभी भी अब फ्रेंच बोलने वाले लोगों में और डच फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग के बीच में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ऐसी एक बात, ऐसी कुछ चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल्स मिलने लग गए हमको बेल्जियम में। लेकिन हुआ क्या है ना, इस 1950 से 1960 के दौरान जब ऐसा देखने को मिला, है ना। और देखिए ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है? ब्रुसेल्स में, अभी बात ध्यान रखेंगे, है ना। इसकी सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ हो रहे हैं? ब्रुसेल्स में। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रुसेल्स में क्या है कि वैसे तो फ्रेंच पूरे कंट्री में तो माइनॉरिटी में है, कम है, लेकिन कैपिटल बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में आके वो मेजोरिटी में हो जाते हैं। याद है 80-20, है ना। ब्रुसेल्स में क्या है, 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं। तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके ये देखा गया कि ऐसा हो सकता है ना। प्रॉब्लम हो सकती हैं, दंगे हो सकते हैं, युद्ध हो सकता है देश में, है ना। इसको देखते हुए क्या किया गया, है ना। कुछ करना पड़ेगा अब इसके लिए हमें, अब ऐसा नहीं होने देना। तो आप लोग यहाँ पे मैं एक वर्ड बोलूँगा, लिखूँगा, उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके लिए किया गया एकोमोडेशन। क्या किया गया? एकोमोडेशन। देखिए एकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्ट। क्या मतलब होता है एकोमोडेशन का? एडजस्ट। यानी कि अब बेल्जियम में एडजस्ट करने का, दोनों कम्युनिटीज़ को एडजस्ट करने का एक दौर चलेगा, है ना। कुछ जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसा करेगी जिनसे इन दोनों की मांगें मान ली जाएंगी और इन दोनों को संतुष्ट रखा जाएगा बेल्जियम में। इन दोनों को ये विश्वास दिलाया जाएगा, इन दोनों कम्युनिटीज़ को, कि आप दोनों इक्वल हैं, बेल्जियम में इक्वालिटी है और आप दोनों कम्युनिटीज़ बेल्जियम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा एक प्रोसेस चलाई जाएगी। उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? एकोमोडेशन। क्या बोला जाएगा? एकोमोडेशन। आपको ये ध्यान रखना है, ये भी पिछली बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया है बोर्ड में, है ना। कि बेल्जियम में जो प्रोसेस चलाई गई, वहाँ की दोनों कम्युनिटीज़ जैसे कि यानी कि फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को संतुष्ट रखने के लिए, ताकि कोई लड़ाई झगड़े उनके बीच में ना हो, उसका क्या नाम था? एकोमोडेशन उसका नाम था। चलिए, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत ये किया गया 1970 से लेकर
1993 यानी कि 23 साल हो गए बेटा, है ना। 1970 से लेकर 1993 के बीच में बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को, बेल्जियम के संविधान को, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रूल, बुक्स ऑफ रूल है ना, नियम कायदे, है ना। एक वो किताब जिसमें हमारे देश के नियम कायदे लिखे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसको 4 बार अमेंड किया गया। क्या किया गया? 4 बार अमेंड किया गया। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड अमेंडमेंट मीन्स? अमेंडमेंट मीन्स चेंज, चेंज लाए गए उसमें। कितनी बार? 4 बार। जल्दी जल्दी चेंजेस लाए गए। क्यों? क्योंकि दोनों कम्युनिटीज़ को खुश रखना था, संतुष्ट रखना था। तो कुछ ऐसी चीज़ें लानी थी जिसकी वजह से किसी भी कम्युनिटी को ये ना लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको कम दिया जा रहा है, दूसरे को ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ऐसा ना लगे किसी भी कम्युनिटीज़ को। ठीक है, तो बेटा देखो आप लोग लिख रहे होंगे इसको, है ना, जो मैं इस पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ हमारे स्मॉल बोर्ड पे, है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, और चाहें तो पॉज करके लिखते रहिए मेरे साथ ही, है ना, ताकि लर्न होता रहे। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो हम पढ़ रहे हैं यहीं के हमें लर्न होता रहे। इसके अलावा अगर ये हो जाता है तो इसके अलावा तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। यही चीज़ें एग्जाम में आएंगी। चलिए, तो 90 ये अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका कि 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार अमेंड किया गया? 4 बार। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इन अमेंडमेंट में क्या किया गया और क्या क्या चीज़ें आगे आई बेल्जियम में, उसकी बात कर लेते हैं बेटा आप। तो फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले ये किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, किसी भी देश की गवर्नमेंट को केंद्र सरकार को क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें किया गया कि उसमें डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर होंगे। जो मंत्री होंगे वो आधे डच बोलने वाले होंगे और आधे फ्रेंच बोलने वाले होंगे। भले ही डच बोलने वाले इस देश में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब गवर्नमेंट बनाई जाएगी तो ये ध्यान रखा जाएगा कि डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर होंगे। ठीक है बेटा, आपके 4 पॉइंट्स कवर करूंगा मैं, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, नो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट बनाया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, अभी हमने ऊपर बात किस पॉइंट की थी? अच्छा, ऊपर नीचे तो क्या है, तो सब आगे आ गया। ठीक है, तो अभी हमने पहले बात किसकी की थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और सेकंड स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार है, वो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगी ना। व्हाट डज दिस वर्ड सबऑर्डिनेट मीन? सबऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है ना। तो सबऑर्डिनेट का मीनिंग होता है कि वो उसके अंडर नहीं होगी, है ना। सबऑर्डिनेट मतलब जो नीचे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑफिस में मैनेजर है तो, और एक क्लर्क है, तो क्लर्क क्या है? सबऑर्डिनेट है मैनेजर का। यहाँ है ना, सबऑर्डिनेट मतलब कि उसका नौकर है। एक तरह से हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड नौकर, है ना, मतलब कि छोटा है, नीचे है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, राज्य सरकारें होंगी, वो सबऑर्डिनेट नहीं होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अपने डिसीजन खुद ले सकेंगी। यानी कि हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, वो इंडिपेंडेंट होगी, है ना, आज़ाद होंगी। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? वो क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी, आज़ाद होंगी। फिर बात आती है अब थर्ड पॉइंट की। थर्ड क्या किया गया? ब्रूजल्स के लिए। ब्रूजल्स में भी क्या होगा? ब्रूजल्स के पास भी गवर्नमेंट होगी जिसमें कि फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर होंगे। जो मंत्री होंगे डच बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले, वो दोनों बराबर ना होंगे, है ना। ऐसा कहाँ रखा गया? ब्रूजल्स में भी रखा गया। और बेटा ब्रूजल्स क्या है? ब्रूजल्स तो क्या है, हमने पता था, कैपिटल है बेल्जियम की, है ना। तो वहाँ पे क्या किया गया? फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर होंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था। वही बात ब्रूजल्स पे भी अप्लाई होगी।
ना फोर्थ पॉइंट लिखते जाइए बेटा, बिल्कुल आप ये सब है ना, क्वेश्चन आंसर्स तो आपको मिलेंगे, वो तो करने ही है खैर आपको, ये लिखेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, फोर्थ एक नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी, एक और तरह की गवर्नमेंट होगी सेंट्रल स्टेट के अलावा, उसका नाम होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये थोड़ा नया आइडिया था जो अभी तक किसी देश ने नहीं अपनाया था। क्या नाम होगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट, COMMUNITY, कम्युनिटी गवर्नमेंट उसका नाम होगा। उसमें क्या होगा, उसको सब चुनेंगे, डच भी चुनेंगे, फ्रेंच बोल भी चुनेंगे और जर्मन बोलने वाले भी चुनेंगे।